नेक्स्ट चैप्टर है इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर का मैंने तुम्हें कल थोड़ी सी क्लास अब ज्वाइन करी थी, तब बताया था इंडेक्स नंबर का बेसिक मतलब क्या है। सिंपल सा है कि इंडेक्स मतलब हम क्यों जानते हैं कि हमारा जो प्राइस है ना, उस प्राइस में डेली रूटीन बेसिस पर जो चेंज होता है, उस चेंज को मुझे आज के अकॉर्डिंग सेट करना इंडेक्स नंबर कहलाता है। मतलब 1980 में मेरा जो प्राइस था और आज 2021 में जो मेरे पास मेरा प्राइस है, उन बीच का जो प्राइस है, उस प्राइस को जब मैं एडजस्ट करने की बात करती हूँ, आज के प्राइस को जब मैं पुराने प्राइस के साथ जब मैं क्या करती हूँ, बेसिकली जब मैं बेस बनाती हूँ, तो उसके बारे में इंडेक्स नंबर हम पढ़ते हैं। क्योंकि ये हमें सभी को पता है कि मार्केट मेरी डिसेबल है। मार्केट में मेरे पास मेरे जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशन बेसिकली ऐसी होती हैं कि कीमतें बढ़ती जाती हैं, कम होती जाती हैं, कभी मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर मुझे अपना काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इंडेक्स नंबर का मतलब टोटली क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इतना कि जो भी मेरे पास मेरा जो डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस है, उन डिफरेंस को कैलकुलेट करना इंडेक्स नंबर कहलाता है। इसकी विशेषताएं गिवन है। सूचकांकों द्वारा समूह के सापेक्ष परिवर्तनों का माप किया जाता है। सूचकांक किसी तथ्य में होने वाले परिवर्तनों को सदैव औसत के रूप में ही प्रकट करते हैं। सूचकांक किसी विशेष आधारीय स्थान को लेकर बनाई जाती हैं। सूचकांकों के द्वारा आधार वर्ष व चालू वर्ष की स्थिति की तुलना की जाती है। तो ये बेसिकली मेरे पास मेरा इस पे है। इसके उपयोग हैं, उपयोग के बारे में बताया हुआ है कि सूचकांक का उपयोग बेसिकली क्या है, यूजेस क्या है। यूजेस में सबसे पहले इसका पॉइंट है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी। जो भी मेरे पास मेरी जटिल तथ्य हैं, उनको ईजी करने हैं। क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि अपने मम्मी पापा से सुनते हैं कि वो हमेशा कहते हैं कि हमारे टाइम में तो ये चीज़ 1 रुपये किलो मिलती थी, 10 रुपये किलो मिलती थी, और आज के कंपैरिजन में आज मैं अगर तुलना करूं तो वही चीज़ डबल ट्रिपल हो चुकी है, डबल ट्रिपल 10 गुना भी हो चुकी है। तो जितने भी मेरे पास मेरे तथ्य हैं, उन तथ्यों को आसान करता है। आपका वेतन तथा महंगाई भत्ते आदि निश्चित करने में सहायक होता है। क्योंकि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, उसी के बेस पर ही सारे महंगाई भत्ता और जो वेतन है वो डिसाइड होता है। उसके बाद है आपका हेल्पफुल इन प्रोडक्शंस। आपको आज का पता है तो उस आज के बेस पर आप अपने कल की इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं। आपको आज का पता है तो आप उसके बेस पर आप कल की इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं। आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि वो बेसिकली मेरा नेक्स्ट में क्या ऑप्शन है। अगर मैं कहती हूँ कि किसी चीज़ का आज 100 रुपये है प्राइस, तो अगले दिन उसका प्राइस बढ़ने की उम्मीद है। जैसे सोने की हम बात करते हैं, सोना ऑलमोस्ट बढ़ता है, घटता है, तो वो क्या है, सिर्फ प्रेडिक्शंस लगाया जाता है आगे आने वाले समय में वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। उसके बाद है हेल्पफुल इन कंपैरिजन। कंपैरिजन करने में आसान होता है। कंपैरिजन किस तरीके से, क्योंकि आज की तुलना मैं कल से कर रही हूँ, तो कंपैरिजन मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद टू मेजरमेंट परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी, 1 रुपये में मेरे पास कल चीज़ें बहुत आती थी, बहुत सारी चीज़ें आती थी, लेकिन आज की कंडीशंस में 1 रुपये में मेरे पास चीज़ें बहुत नहीं आती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि मेरे पास जो पैसा है, उस पैसे से मैं आने वाले कल में क्या क्या चीज़ें खरीद सकती हूँ। उसके बाद यूज़फुल इन बिज़नेस। टोटल ओवरऑल मेरे बिज़नेस में बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद इसके लिमिटेशंस गिवन है। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, हर चीज़ का प्लस माइनस दोनों ही पॉइंट होता है। तो लिमिटेशंस का मतलब सूचकांक विभिन्न घटनाओं में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन के अनुसार होते हैं, सदैव 100% सही नहीं होते। ठीक है, सूचकांक केवल औसत के रूप में ही सत्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसमें एक प्रकार के सूचकांक सभी उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होते। बहुउद्देशीय सूचकांकों का निर्माण नहीं किया जा सकता। मैं कहती हूँ कि जो भी मेरे पास मेरा एक सूचकांक है, वो मेरे लिए एक चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन नेक्स्ट चीज़ के लिए वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे अपनी देखनी है। ठीक है, उसके बाद आपका है आधारवर्ष और प्रतिनिधि। आधारवर्ष और प्रतिनिधि, जब भी मैं सूचकांक की बात करती हूँ, तो जो मेरे पास मेरा प्रीवियस ईयर है, उस प्रीवियस ईयर को मैं P0 से डिनोट करती हूँ, और जो भी मेरे पास मेरा करंट ईयर है, उसको मैं P1 से नोट करती हूँ। सपोज 1980 और 2021 की मैं बात कर रही, तो 1980 जो मेरे पास है, वो मेरे पास मेरा P0 है, और जो मेरे पास 2021 है, वो बेसिकली मेरे पास मेरा करंट ईयर है। ये सारी चीज़ें मुझे अपनी देखनी होगी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सूचकांक। मेरे पास जो इंडेक्स नंबर है, उस इंडेक्स नंबर के क्या क्या टाइप्स हैं। तो उस इंडेक्स में सबसे पहले आपके पास आपका प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस को ही ध्यान दिया जाता है।
मेरे प्राइस में कितना चेंजेस हो रहा है उसकी जब मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, मेरे प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उसकी जब मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, उसकी कैलकुलेशन जो मैं कर रही हूँ तो वो बेसिकली आपका प्राइस इंडेक्स होता है। उसके बाद है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, जो आपका है प्राइस इंडेक्स के पार्ट्स हैं। आपका होलसेल का मतलब जब सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का माप करते हैं। उसके बाद रिटेल, जब फुटकर बाज़ार में ख़रीदारी होती है तो उस पर जो प्राइस का माप करते हैं और परिवर्तन को जानते हैं। उसके बाद है आपका क्वांटिटी इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स का मतलब है यहाँ पर मैं अपनी क्वांटिटी को देख रही हूँ। सूचकांक वस्तुओं की भौतिक मात्राओं में कमी और वृद्धि को मापने के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे कि आपका कृषि उत्पाद सूचकांक, आपका औद्योगिक उत्पाद सूचकांक इत्यादि। उसके बाद आपका तीसरा है वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू का मतलब जब मैं अपने प्राइस को और जब मैं अपनी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास मेरी वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब इस वैल्यू इंडेक्स में मेरे पास मेरा प्राइस भी और मेरे पास मेरा जो क्वांटिटी है, दोनों ही इंडेक्स नंबर को मैं साथ में रख कर अपना काम करती हूँ। उसके बाद आपका सिंपल और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। सिंपल में आपका यदि किसी एक वस्तु के मूल्य के आधार पर सूचकांक बनाया जाता है तो सिंपल है। अगर वो समूह में बनाया जाता है तो वो एग्रीगेट है। जब एक या एक से अधिक चीज़ों का बनाया जाता है तो वो एग्रीगेट आपका कहलाता है। उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है, जीवन निर्वाह सूचकांक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहते हैं। ये सूचकांक किसी स्थान विशेष पर वर्ग विशेष के व्यक्तियों के निर्वाह व्यय में होने वाले परिवर्तनों की दशा को प्रकट करते हैं। तो ये बेसिकली मेरा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कहलाता है। उसके बाद है आपका स्पेशल पर्पस इंडेक्स। स्पेशल पर्पस का मतलब है कि मैं किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए ही वो अपना सूचकांक बना रही हूँ। वो सूचकांक आपके पास जैसे आपका राष्ट्रीय आय सूचकांक हो गया, आपका विशेष दर सूचकांक हो गया, आपका उत्पादकता सूचकांक हो गया इत्यादि। ठीक है। उसके बाद है मेरे पास समस्याएं क्या क्या आती हैं। प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द इंडेक्स नंबर। जब मैं अपना इंडेक्स नंबर को बनाती हूँ तो उसमें मेरे पास मेरी कई सारी समस्याएं आती हैं। और समस्याएं क्या क्या हैं, सबसे पहले सूचकांक का उद्देश्य है। मैं जो अपने कीमतों में परिवर्तन को जानने की कोशिश कर रही हूँ उसका बेसिकली पर्पस क्या है। ठीक है। सूचकांक की रचना विभिन्न उद्देश्य के लिए की जाती है। सूचकांक की रचना करने से पहले उसका उद्देश्य निश्चित करना अति आवश्यक है, क्योंकि वस्तुओं का चुनाव, उनकी कीमतें तथा भारांकन आदि का निर्धारण सूचकांक के उद्देश्य पर ही निर्भर करता है। सूचकांक के अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं, जैसे फुटकर कीमतों में परिवर्तन को मापना, थोक मूल्य में परिवर्तन को मापना। तो यहाँ पर डिसाइड करना मेरा मोटिव है कि मुझे एक्चुअल में किस लिए अपना प्राइस इंडेक्स को बनाना है। ठीक है। उसके बाद आपका है वस्तुओं का चुनाव करना। कौन कौन सी वस्तुओं के लिए मैं बात कर रही हूँ, वस्तु का चुनाव करना बेसिकली कौन कौन सी वस्तुओं के लिए मैं बात कर रही हूँ उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन जाननी है। ठीक है। कौन कौन सी वस्तुओं के बारे वस्तु का मैं चुनाव क्या है, क्योंकि वस्तुएं भी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। उनकी रुचि, उनकी जो भी संबंधित वर्ग है उसकी रुचि, आदत, रीति रिवाज आदि के कारण ही डिसाइड की जाती हैं ये। उसके बाद सिलेक्शंस ऑफ प्राइस। सिलेक्शन ऑफ प्राइस का मतलब यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्राइस का मतलब है कि वस्तुओं का चुनाव करने के पश्चात वस्तुओं के मूल्य के चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। मैंने जो वस्तु डिसाइड करी है, जो हमने मार्केटिंग में पढ़ा था, मार्केटिंग में मैं कौन से सेगमेंट को यूज़ कर रही हूँ, उस सेगमेंट को यूज़ करने के बाद बेसिकली मेरे पास मेरा जो नेक्स्ट नेक्स्ट उसका प्राइस क्या होगा, तो वो जानना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और वो प्राइस भी मेरा कस्टमर लेवल पर है, मेरा रिटेल लेवल पर है, मेरा फुटकर लेवल पर है, थोक विक्रेता, ठीक है, वहाँ पर है। तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। उसके बाद है मेरे पास मेरा आधार वर्ष का चुनाव। आधार वर्ष मतलब जो भी प्रीवियस ईयर होता है वो आधार वर्ष होता है, और जो करंट ईयर बेसिकली जिस साल के लिए हम बात कर रहे हैं वो करंट ईयर होता है। तो अगर मैं 2021 में प्राइस इंडेक्स बना रही हूँ तो मैं 1980 के प्राइस को बेस लूँ, 1990 के प्राइस को बेस लूँ, 2000 के प्राइस को बेस लूँ, या कौन से ईयर के प्राइस को मैं बेस लेकर अपना काम करूँ, तो वो जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुझे अपना जो मेरा बेस ईयर है उसको सिलेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आपका सिलेक्शंस ऑफ वेट, भार निर्धारित करना। भार निर्धारित मतलब मैं जो सूचकांकों की रचना एक महत्वपूर्ण समस्या विभिन्न वस्तुओं को भार देने की होती है।
भार देने का मतलब होता है कि भार का अर्थ किसी वस्तु या मद के सापेक्ष महत्व से होता है। वास्तव में सूचकांक की रचना में शामिल की जाने वाली सभी वस्तुएं बराबर महत्व की नहीं होती। ठीक है, हो सकता है कि कोई चीज़ मेरे लिए नंबर 1 हो और सामने वाले के लिए वो चीज़ नंबर 1 नहीं हो। जैसे मैं फ़ोन की बात करती हूँ, विलासिता की वस्तु की बात करती हूँ। जैसे AC मेरे लिए बहुत कंपल्सरी हो गया, लेकिन एक आम आदमी के लिए AC कंपल्सरी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरी जो वरीयता है, मेरी जो क्या बोलते हैं बेसिकली मेरी जो प्रायोरिटी है किसी प्रोडक्ट को लेकर, वो हर एक पर्सन की अपना डिफ़र होती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। उसके बाद है आपका ये समस्याएं आती हैं। उसके बाद मध्य का चुनाव। मध्य का चुनाव मतलब मैं कौन से एवरेज का यूज़ कर रही हूँ, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ट्रिमेट्रिक मीन, उसकी कैलकुलेशन में दिक्कत आती हैं। और उसके बाद है उपयुक्त सूत्र का चुनाव। मैं जब इंडेक्स नंबर निकाल रही हूँ तो इंडेक्स नंबर निकालते हुए मैंने जो मेथड यूज़ किया है वो मेथड का मेरे अकॉर्डिंग सही हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि सामने वाले के अकॉर्डिंग भी वो सही होगा, वो एप्रोप्रिएट होगा। सिलेक्शंस ऑफ एप्रोप्रिएट फार्मूला, तो मुझे मेरा एप्रोप्रिएट फार्मूला क्या होगा उसको सिलेक्ट करना मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास आपके मेथड्स। ध्यान से देखना, प्रैक्टिकल्स हैं, ईजी है, कर पाओगे, कोई टिपिकल नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आएगी तो मेरे से पूछना, मैं हूँ तुम्हारे। ठीक है, मेथड्स हैं। सबसे पहले आपके पास आपके मेथड्स हैं, आपका सिंपल इंडेक्स नंबर, और दूसरा है आपके पास आपका वेटेड इंडेक्स नंबर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। जब मैं सिंपल इंडेक्स की बात करती हूँ तो सिंपल इंडेक्स में मेरे पास मेरा क्या क्या आता है। सिंपल इंडेक्स में मेरे पास मेरा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड आता है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड आता है। ठीक है, और जब मैं वेटेड की बात करती हूँ तो वेटेड में मेरे पास मेरा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड आता है और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड आता है। और इन सारे वेटेड की जब मैं बात करती हूँ तो ये जो 6 मेथड हैं, लास्पियर मेथड, आपका पास्चे मेथड, आपका फिशर, आपका डर्बिश, आपका मार्शल और आपका केली, तो ये मेथड्स आपके हैं। तो कुल मिलाकर आपको 8 मेथड पढ़ने होंगे जब भी अपने इंडेक्स नंबर को आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 8 मेथड में हम शुरू करते हैं अपने सिंपल मेथड से। सिंपल मतलब सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर। इसका मतलब अनवेटेड की बात कर रहा है तो यहाँ पर जो वेट है उस वेट को हमने यूज़ नहीं करना है। तो उसमें आपका सबसे पहले आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की बात करती हूँ। सिंपल एग्रीगेटिव का मतलब है कि मैं सिर्फ इसमें करंट ईयर के प्राइस को और बेस ईयर के प्राइस को ही मैं लेती हूँ और उसके बेस पर उसकी कैलकुलेशन कर देती हूँ। ये बेसिकली मेरे पास मेरा फार्मूला है। जब भी इंडेक्स नंबर की बात आती है तो इंडेक्स नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है। इंडेक्स नंबर को लिखने का तरीका पी का मतलब, क्योंकि प्राइस इंडेक्स नंबर बात कर रही हैं, P01। ठीक है, 0 क्या है, 0 बेसिकली मेरे पास मेरा बेस ईयर है, 1 बेसिकली मेरे पास मेरा करंट ईयर है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, P01 इक्वल टू सिग्मा P1। सिग्मा P1 का मतलब है मुझे करंट ईयर के जितने भी प्राइस गिवन होंगे उनको ऐड करूँगी। उसके बाद है सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा P0, जितने भी मेरे पास मेरे बेस ईयर के प्राइस है उनको ऐड करके 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगी और मेरे पास मेरा प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस आपको गिवन है, आपकी कमोडिटीज़ गिवन है ABCDE, ये आपके पास आपकी कमोडिटीज़ गिवन है। आपको प्राइस के बारे में बताया गया है 2005 में आपका इतना प्राइस है और 2014 में आपके पास आपका इतना प्राइस है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने P0 और P1 को पहचानना आना चाहिए। P0 मैंने अभी बताया जो बेस ईयर है, 2005 और 2014 की बात कर रही हैं, तो इसका मतलब 2014 में ये अपना प्राइस की बात कर रहा है। तो जो 2005 है वो बेसिकली मेरे पास मेरा बेस ईयर दैट इज़ P0 है, और जो 2014 है वो बेसिकली मेरे पास मेरा करंट ईयर है, मतलब P1 है। ठीक है, बस मेरे को प्राइस इंडेक्स निकालना है और प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला मुझे पता है। फॉर्मूला क्या था, P01 इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय में P0। तो
P0 है, मैंने लिखा, उस P0 को ऐड किया 107 आया, P1 को ऐड किया, मेरे पास 178 आया। इसको मैंने फॉर्मूले में पुट करने के बाद मेरे पास जो मेरा प्राइस इंडेक्स है वो बेसिकली मेरे पास 1.636 आया है और उसको मुझे अपना मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपका है दूसरा मेथड, आपका सिंपल हो गया मेथड। उसके बाद आपके पास आपका दूसरा मेथड है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव की जब मैं बात करती हूँ तो प्राइस रिलेटिव के लिए मेरे पास मेरा एक स्टेप क्या हो जाता है, मैं अपने प्राइस को, जितने भी मेरे पास मेरे प्राइजेज हैं उन प्राइस को मैं क्या करती हूँ, मैं करंट ईयर के प्राइस को और बेस ईयर के प्राइस को का एक मैं एवरेज निकालती हूँ और उसको प्राइस रिलेटिव बोलती हूँ। और वो एवरेज बेसिकली क्या होता है, प्राइस रिलेटिव इक्वल टू करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय में 100। मतलब क्या, प्राइस रिलेटिव को लिखने का तरीका बेसिकली मेरे पास मेरा P, ध्यान रखना सिंपल P, ना P0 ना P1, प्राइस रिलेटिव इक्वल टू P इक्वल टू करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय में बेस ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस बेसिकली मेरे पास क्या है, करंट ईयर प्राइस मेरे पास मेरा P1 कितना है इंडिविजुअल्स कमोडिटीज़ का, इंडिविजुअल ईयर का, मेरे पास मेरा P0 कितना है और उसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास मेरा क्या आ जाता है, मेरे पास मेरे P की वैल्यू आ जाती है, प्राइस रिलेटिव की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस में आपको बताया गया है कि इसमें 3 तरीके का यूज़ करते हैं। जब समांतर माध्य का यूज़ किया जाए, मतलब जब मेरे पास अर्थमेटिक का यूज़ करती हूँ तो सिंपल आपका P01 इक्वल टू क्या होएगा, सिग्मा P डिवाइडेड बाय में N। P मैंने अभी निकालना बताया तुम्हें, क्या क्या है P निकालना, P1 डिवाइडेड बाय में P0 मल्टीप्लाई बाय में 100, वो मेरे पास मेरा ये आएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका जब आपका ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ किया जाए तो P मैंने आपको बताया था निकालना, सिर्फ और सिर्फ P01 इक्वल टू एंटी लॉग लॉग P तुम निकाल चुके हो। P बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालना है। P का अभी मैंने बताया था P इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय में P0 मल्टीप्लाई बाय में 100। ठीक है, ये मेरे पास मेरा P निकालने का मेथड्स है। P निकाला, P का लॉग निकाला, उसको सिग्मा किया, N से डिवाइड किया, उसके बाद उसका एंटी लॉग निकाला और एंटी लॉग निकाल कर उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया तो मेरे पास मेरा ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका व्हेन मीडियन इज यूज। जब मैं अपने मीडियन का यूज़ करती हूँ तो उस दौरान क्या किया जाता है, P01 इक्वल टू साइज ऑफ N+1 आइटम। ये सारी चीज़ें हम अपने लास्ट सेमेस्टर में कर चुके हैं, वो डीपली तुम्हें लोगरिथम निकालना, एंटी लॉग निकालना तुम सीख चुके हो। अगर फिर भी कोई किसी को प्रॉब्लम आए तो वो इंडिविजुअल मेरे से पूछ सकता है। ये जो मैंने अभी बताया उसका क्वेश्चंस बताया है। क्वेश्चंस क्या है, द फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी 2009 एंड 24। 2009 की कमोडिटीज़ का ये गिवन है, 2014 का ये गिवन है। कंस्ट्रक्ट ए प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन प्राइस रिलेटिव टेकिंग 2009 एज बेस ईयर। इसने ऑलरेडी बोल दिया टेकिंग 2009 इसका मतलब मेरे पास मेरा P0 है और P1 करंट ईयर बेसिकली मेरे पास क्या है 2014 है। बस क्या करना है, ये P0 है, ये आपके पास आपका P1 है, आपने P निकालना है। P निकालने का फॉर्मूला P1 डिवाइडेड बाय में P0 मल्टीप्लाई बाय में 100। ये बेसिकली आपका तरीका है, इसको मल्टीप्लाई करो, सिग्मा निकालो, प्राइस रिलेटिव आपके पास आ गया है। और जब प्राइस रिलेटिव आपके पास आ गया है तो अब आपने जिस मेथड का यूज़ करने की वो बात कर रहा है, वो बात कर रहा है आपको अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है, ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहा है और मीडियन की बात कर रहा है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ये है सिग्मा P डिवाइडेड बाय में N। इसको आप यहाँ पर लिखो, ये आपका निकल आएगा। उसके बाद आपका प्राइस इंडेक्स ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन में आपने P निकाला, उसका लॉग P निकालो, उसको सिग्मा करो, N से डिवाइड करो, एंटी लॉग निकालो, ये आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी। और जब मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन N+1, N मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 कमोडिटी हैं तो 5 कमोडिटीज़ में N+1 डिवाइडेड बाय जो थर्ड आइटम्स होगी, आपका जो प्राइस रिलेटिव होगा तो थर्ड आइटम्स होगी वो बेसिकली आपके पास आपकी क्या होगी, आपके मीडियन की वैल्यू। अकॉर्डिंग टू मीडियन आपका क्या होगा प्राइस रिलेटिव, आप वहाँ से प्राइस इंडेक्स उस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडेक्स नंबर विद एवरेज प्राइस एंड बेस। कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडिविजुअल जब मैं इसका कंस्ट्रक्शंस करती हूँ तो कंस्ट्रक्शंस में प्राइस रिलेटिव अभी मैंने बताया था, यहाँ पर एवरेज प्राइस को बेस मानना है। एवरेज प्राइस
मतलब मुझे सिर्फ एक साल नहीं लेना, अगर मेरे को जितने भी साल्स गिवन है, जितने भी मेरे को प्राइस गिवन है, उसका मुझे एवरेज निकाल लेना है। क्वेश्चंस की बात हम करते हैं। फाइंड इंडेक्स नंबर फॉर द 3 ईयर्स टेकिंग एवरेज प्राइस एज बेस बाय यूजिंग प्राइस रिलेटिव मेथड्स। ठीक है, 2012, 2013, 2014 ये है आपका 3, 5 ये गिवन है आपका एवरेज प्राइस। तो 2012 में 3, 5, 7 उसका एवरेज निकालो, 2013 में 5, 4, 6 उसका एवरेज निकालो, 2014 में 7, 6, 7 उसका एवरेज निकालो, और 3 ईयर्स है, 3 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास मेरा एवरेज प्राइस क्या आ गया, मेरे पास 5, 5, 7 आ गया। ये मेरे पास मेरी कमोडिटीज़ हैं, ये मेरे पास मेरा एवरेज प्राइस है। P0 ये आपका बेस ईयर है, 3, 5, 8 वो आपने 2012 के लिए लिखा, 2013 के लिए, 2014 के लिए अलग अलग गिवन है, और एवरेज हमने निकाल ही लिया है, तो एवरेज मेरे पास मेरा वही रहेगा। ठीक है, एवरेज प्राइस मेरा रहेगा, तो फार्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, P0 एंड फार्मूला मेरे पास हो जाएगा P0 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100। उसके बेस पर मैं अपना निकाल सकती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, 4th क्वेश्चन है आपके पास, आपका एक्सरसाइज 1 ये आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद है आपका वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर को बहुत ध्यान से देखना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। वेटेड इंडेक्स नंबर बेसिकली मेरे पास क्या है, वेटेड इंडेक्स नंबर में मैं अपना क्या है बेसिकली एवरेज का यूज़ करती हूँ। ठीक है, नॉर्मली हम बात करते हैं कि साधारण सूचकांकों की रचना करते समय सभी वस्तुओं को समान महत्व दिया जाता है, परंतु वास्तव में सभी वस्तुओं का महत्व समान नहीं होता। उदाहरण के लिए आपका जो उपभोक्ता के लिए गेहूं का महत्व सब्जी और दालों से अधिक होता है, इसी प्रकार वीडियो की तुलना में कपड़े अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब अलग अलग है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उन प्रायोरिटीज़ को मैं नंबर देते चली जाती हूँ। तो उसमें मेरा इंडेक्स नंबर निकालने के तरीके क्या क्या है, सबसे पहले आपके पास आपका मेथड है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और उसके बाद आपका वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। एग्रीगेटिव की बात मैं करती हूँ। एग्रीगेटिव का मतलब क्या होता है, मेरा जो वेट दिया हुआ है, सिंपल सा फॉर्मूला P01 इक्वल टू सिग्मा P1W डिवाइडेड बाय सिग्मा P0W मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये मेरे पास मेरा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला, सिग्मा P1W मतलब जो मेरा प्राइस, जो मेरा करंट ईयर का प्राइस है, उस करंट ईयर के प्राइस को मैं अपने वेट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, और जो मेरे पास मेरा बेस ईयर का प्राइस है, उस बेस ईयर के प्राइस को मैं W से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 100 से मल्टीप्लाई करके उसका निकालती हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें लास्पियर, पास्चे, फिशर, टर्बिश, मार्शल और कैली, ये 6 मेथड गिवन है। इन 6 मेथड को देखना हम किस किस तरीके से अपना करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है आपका लास्पियर मेथड। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आपका लास्पियर मेथड। ठीक है, क्या करना है, आपका वेट है, तो वेट क्या होगा, इसमें क्वांटिटी भी आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, मतलब जब भी हम इस तरीके के मेथड्स की बात हम करते हैं, तो इस तरीके के मेथड्स में मेरे पास मेरा P1 Q1, मेरे पास करंट ईयर का प्राइस, मेरे पास करंट ईयर की क्वांटिटी, मेरे पास P0, मेरे पास Q0 प्रीवियस ईयर का प्राइस, और मेरे पास मेरा प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी। ठीक है, उन सभी को बेस बनाकर मैं अपना काम करती हूँ। तो फॉर्मूला बेसिकली मेरे पास क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है P01 लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग P01। ठीक है, P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0। सिग्मा मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास मेरा करंट ईयर का प्राइस है, करंट ईयर के प्राइस को मैं बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँगी, डिवाइडेड बाय में प्रीवियस ईयर का प्राइस को बेस ईयर के प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँगी और 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरे पास मेरा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है पास्चे। लास्ट ईयर में मैं क्या बेस मानती हूँ, देखो Q0 है, फॉर्मूला याद करने का तरीका भी है, मेरे पास मेरा Q0 है, मैं लास्ट ईयर में Q0 को बेस मानती हूँ। पास्चे में मैं करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस मानती हूँ, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा P1 मल्टीप्लाई बाय में Q1 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0 डिवाइडेड बाय P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय में 100। ये बेसिकली मेरे पास मेरी क्या हो जाएंगी, ये मेरी
आपकी फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपके पास आपका तीसरा मेथड है फिशर। फिशर क्या है, जब लास्ट पेयर को और पास्ट चेयर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो फिशर आ जाता है। लास्ट पेयर को और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो फिशर आ जाता है। तो सिंपल इसमें क्या है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके और अंडर द रूट करूँगी। अंडर द रूट इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0 Q0। ये मेथड था मेरा लास्ट पेयर का। ठीक है, पास्चे का सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय में 100। तो ये 3 मेथड्स हैं, यहाँ तक अपना पढ़ो। अगर समझ नहीं आएगा तो ठीक है, करो, नेक्स्ट वीडियो हम फिर बनाते हैं। ये 3 मेथड्स आपको करा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है आपका डर्विश और बावले मेथड। ठीक है, डर्विश और बावले मेथड में हमने क्या करना है, P01 है बेसिकली मेरे पास। ठीक है, ये सेम ही है आपका। नेक्स्ट मेथड आपका डर्विश एंड बावले मेथड, और उसमें आपका क्या है, क्या करना है, इसको आप छोड़ो, लास्ट पेयर और जो पास्चे मेथड है उसी को ही बेस बनाया गया है। आपने सिंपल ये चेक करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या है इसमें आपका जो मेथड है वो क्या है, सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P1 Q0 था, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। ये बेसिकली मेरे पास मेरा क्या है, लास्ट पेयर मेथड है। ये बेसिकली मेरे पास सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0 Q1, वो बेसिकली मेरे पास मेरा बाउले मेथड है। अगर मैं इस मेथड को ऐसे लिखना चाहूँ, L लास्ट पेयर मेथड, P पास्चे मेथड डिवाइडेड बाय 2, अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर देती हूँ तो डिवाइड करने के बाद भी बेसिकली मेरे पास क्या आता है, मेरे पास मेरा ये निकल आएगा। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है मुझे, इसमें अपना लास्ट पेयर को लास्ट पेयर को जानो और पास्चे को जानो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, लास्ट पेयर मेथड हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। लास्ट पेयर मैंने अभी बताया था, इनको मैं रिपीट कर देती हूँ। लास्ट पेयर में मुझे क्या करना है, अपना Q0 को बेस मानना है, और Q0 के बेस मानने पर क्या होगा, सिग्मा जो मेरे पास मेरा करंट ईयर का प्राइस है मल्टीप्लाई बाय में बेस ईयर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0 स्टैंड्स फॉर आपका जो बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे, उसको 100 से डिवाइड करोगे। उसके बाद जो पास्चे की बात आती है, तो पास्चे में मैं Q0 को छोड़कर मैं अपने करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस मानती हूँ। तो करंट ईयर की क्वांटिटी को जब मैं बेस मानूंगी तो उसमें बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा P1 में मेरे पास मेरा करंट ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई बाय में करंट ईयर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय में 100, वो बेसिकली मेरे पास मेरा ये होगा। ठीक है, उसके बाद आपका फिशर है। फिशर का सिंपल सा है, फिशर का जो मेथड्स है, उस फिशर के मेथड को मैं P01 इक्वल टू अंडर द रूट जो मैंने लास्ट पेयर किया है, जो मैंने पास्चे किया है, उन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तब भी मेरे पास आएगा। तो सेम ऐसे जो मेरा लास्ट पेयर का मेथड है, ये जो अभी ऊपर किया, इस पूरे मेथड को लिखूंगी। ये मेरे पास मेरा पास्चे है, पास्चे का पूरा मेथड है, उसको मैं लिखूंगी और अंडर रूट करूंगी तो मेरे पास मेरा क्या आ जाएगा, मेरे पास मेरा फिशर्स का मेथड्स भी ऑटोमेटिकली आ सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी तुम्हें डर्विश का बताया। डर्विश का मतलब क्या है, लास्ट पेयर मेथड प्लस पास्चे मेथड डिवाइडेड बाय 2, उसको हम मेंशन करेंगे। उसके बाद है मेरे पास मेरा मार्शल एड्सवर्थ मेथड। मार्शल एड्सवर्थ मेथड का मतलब क्या है, मार्शल एड्सवर्थ में क्या करना है मुझे, इसमें मुझे जब मैं निकालूंगी तो निकालने का तरीका बेसिकली मेरे पास क्या होगा, हम इस मेथड को देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या है, लास्ट पेयर और मेथड को ऐड करना है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 प्लस में सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0 Q0 प्लस में सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय में 100। ये बेसिकली मेरे पास मेरा मेथड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका वाल्स मेथड। इसका मतलब है कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के बेस पर आया, ये नया ही इंट्रोड्यूस हुआ है अभी आपका। इसमें आपका फॉर्मूला क्या होगा, P01W इक्वल टू सिग्मा P1 अंडर द रूट जो मेरे पास मेरा करंट ईयर की क्वांटिटी है और मेरी जो बेस ईयर की क्वांटिटी है, उन सभी क्वांटिटीज़ को मुझे ऐड करना है। सभी क्वांटिटी को मुझे मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे उसका अंडर रूट निकालना है। ठीक है, सेम ऐसे नीचे, और उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, अपना ऊपर मल्टीप्लाई करना है करंट ईयर के प्राइस से और नीचे मल्टीप्लाई करना है बेस ईयर के प्राइस से और मल्टीप्लाई बाय में 100 मुझे अपना रखना है। ठीक है, उसके बाद है मेरा जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड है कैली मेथड। कैली मेथड में हम जो पढ़ते हैं,
कैली मेथड में सिंपल सा हमारा क्या, कैली मेथड्स में मेरे पास मेरी जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है। मुझे करंट ईयर की क्वांटिटी, मुझे प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी या मुझे बेस ईयर की क्वांटिटी का में यहाँ पर मेरा कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ P01 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे पास Q सेम रहेगा, सिग्मा P1 मल्टीप्लाई बाई में Q डिवाइडेड बाई में सिग्मा P0 Q मल्टीप्लाई बाई में 100। ये बेसिकली मेरे पास मेरी चीज़ें रही जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपका ये है, आपके ये क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, लास्पियर मेथड, पास्चे मेथड, फिशर, डर्बिश, मार्शल, इन सभी को हमने कैसे कैसे करना है वो तुम्हें मैं बता देती हूँ। हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, ABCD, ये आपके पास आपकी स्टेटमेंट है। ये आपको 2005 का प्राइस गिवन है, 2005 की क्वांटिटी गिवन है, 2006 का प्राइस गिवन है, 2006 की क्वांटिटी गिवन है, ठीक है। ये आपके पास आपका 2005 में ये आपका P0 हो गया, ये आपके पास आपका Q0 हो गया, ये आपके पास आपका P1 हो गया, ये आपके पास आपका Q1 हो गया, ठीक है। ये आपके पास हो गई हैं। आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने अपना सारी चीज़ें आपके पास हो गई 2005 की, P0 Q0 P1 Q1। अब आपको जो जो चाहिए वो आपने निकालना है। सबसे पहले हम लास्पियर मेथड की बात करते हैं। लास्पियर मेथड P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0, जो मेरे पास मेरा P1 है और मेरे पास Q0 हो, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0 Q0, ये मेरे पास मेरा Q0 है, ये मेरे पास मेरा P0 है, इनको मल्टीप्लाई किया, उनको ऐड किया और अपने फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो मेरे पास लास्पियर के अकॉर्डिंग मेरा प्राइस इंडेक्स आ गया। सेम ऐसे मेरे पास मेरा पास्चे है, पास्चे के अकॉर्डिंग जो मेरा फॉर्मूला है, सिग्मा P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करना है। P1 मेरे पास मेरा ये है, Q1 मेरे पास मेरा ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है P0 और Q1 को। P0 मेरे बेसिकली मेरे पास मेरा 2 हो गया और Q1 बेसिकली मेरे पास ये हो गया। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया। ये लास्पियर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन है, ये पास्चे के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन है, उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास मेरा ये आंसर आ गया। उसके बाद आपका जो फिशर्स, डर्बिश और मार्शल्स हैं वो आपके डिपेंड करते हैं लास्पियर और पास्चे के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो फिशर मेथड हम बात करते हैं। फिशर मेथड में क्या है, अंडर रूट है दोनों का। लास्पियर क्या अभी बताया था ना, अंडर रूट ऑफ L मल्टीप्लाई बाय में P मल्टीप्लाई बाय में 100, जो मेरे पास मेरा लास्पियर है। लास्पियर का ये फार्मूला है। पास्चे अभी हमने कैलकुलेट किया, उसको यहाँ पर अंडर रूट में पुट करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, ये आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद बाउले का था L प्लस P डिवाइडेड बाय 2 था। तो लास्पियर के अकॉर्डिंग मेरे पास मेरा ये है, पास्चे के अकॉर्डिंग मेरे पास मेरा ये है। उसे मल्टीप्लाई करो, वैल्यू को पुट करो, आपके पास ये आपका ये है। उसके बाद आपका मार्शल एड्सवर्थ है। मार्शल एड्सवर्थ में आपने क्या करना था, L और P को मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। ये था ना बेसिकली आपका सिग्मा P1 Q0 प्लस में सिग्मा P1 Q1, या फिर ये सारा का सारा आपके पास आपका L है, ये सारा का सारा आपके पास आपका P है, पास्चे के अकॉर्डिंग है। तो L के अकॉर्डिंग लिखो, पास्चे के अकॉर्डिंग लिखो, वैल्यू को पुट करो, मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको करो। अगर कोई प्रॉब्लम तुम्हें आती है किसी भी तरीके की तो पूछ सकते हो। उसके बाद आपका 6 क्वेश्चन है जो आपने खुद करना है। आपके ये 6 क्वेश्चन है, ये आपके पास आपके इम्पोर्टेंट टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं। उन एग्जाम्पल्स को आपने अपना सेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये 8 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आपका, ठीक है, उसके बाद आपका ये 9th इलस्ट्रेशंस है, सेम है, मतलब आपके 9, 10th एग्जाम्पल, ठीक है। आपका जो ये है एक्सरसाइज 2, यहाँ तक आपके पास आपका ये आपके पास आपकी एक्सरसाइज 2 है। ये देखो एक्सरसाइज 2 है। इस एक्सरसाइज 2 में आपने लास्पियर, पास्चे और वही कैलकुलेट करना है, तो वो आपने अपना करके आना है, ठीक है, करना है। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो बाकी है उसको मैं कल करा दूँगी।